कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए देर ना करते हुए कहानी का छठा भाग शुरू करते हैं। अब इस चार दीवारी के अंदर गौरी अपनी असली रूप में आ गई थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस काम के लिए उसने घंटों इस कमरे में बैठ करके प्लानिंग की, उसके लिए उसे कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। गौरी ने खुद से ही बात करते हुए कहा कि जब मैंने इस घर को देखा तब से ही मैंने ये ठान लिया है कि इस घर को हासिल करके रहूंगी, और इसीलिए तो मैंने ये ब्लैक साड़ी और ऐसे तैयार हुई थी जिससे सलोनी के पति को अपनी सुंदरता के जाल में फंसा सकूं। पर मुझे क्या पता था कि सलोनी के पति ने सलोनी से शादी ही मुझे समझ करके की है। पहले तो मुझे ये भी लगा था सलोनी की फटीचर हालत देख करके कि ये किसी झोपड़ी में रहती होगी, पर ये तो महलों में रहती है। और फिर मुझे दूसरी गलत फहमी हुई कि इस कोयले का पति भी कहीं मोटा बूढ़ा या फिर इसी की तरह काला कलूटा ना हो, जिससे मुझे बहुत मेहनत करनी पड़े। पर देखो भगवान ने सलोनी को कितना ही सुंदर पति दिया है, पूरा का पूरा राजकुमार लगता है। कितना ही हैंडसम और स्मार्ट है, ये तो मुझसे भी ज्यादा गोरा है। मन तो कर रहा था कि उसकी गोद में बैठ करके अपनी बाहों में भर लूं, पर ये सलोनी हर बार मेरे बीच में आ जाती है। पहले उस अपाहिज के रिश्ते में आ गई थी और अब मेरे और कुणाल के बीच में आ गई है। पर जैसे मैंने तब इसे रास्ते से हटाया था, वैसे ही इस बार भी इससे सब कुछ छीन लूंगी और दूध में पड़ी मक्खी की तरह इसे घर से और कुणाल की जिंदगी से निकाल करके फेंक दूंगी। और तभी अचानक से गौरी का दरवाजे में खटखटाने की आवाज हुई और गौरी बहुत डर गई। उसने दरवाजा खोल करके देखा तो सामने सलोनी खड़ी थी। गौरी बहुत घबरा गई कि कहीं सलोनी ने सब कुछ सुन तो नहीं लिया और कहीं अब ये मुझे घर से बाहर ना निकाल दे। अभी तक तो मैंने कुणाल पर अपना जादू भी नहीं किया है कि वो मुझे रोक लेगा। अब क्या करूं भगवान। तभी सलोनी ने कहा कि क्या हुआ गौरी, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो। तब गौरी ने कहा कि कुछ नहीं दी, आप बताइए आप यहाँ कैसे। सलोनी ने कहा कि अरे ओ, मैं तुमसे ये बोलने आई थी कि तुम्हें अब ये मेरे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। हम दोनों कल शॉपिंग में चलेंगे तो तुम्हें जो भी पसंद होगा वो तुम ले लेना। गौरी को सलोनी की बात सुन करके राहत मिली कि सलोनी ने उसकी बात नहीं सुनी और फिर उसने भी कहा कि ठीक है दी, जैसा आप कहो। सलोनी ने कहा कि अब तुम सो जाओ आराम से। सलोनी के जाने के बाद गौरी ने चैन की सांस ली और कहा कि मुझे बहुत संभल करके रहना होगा जब तक कि मैं अपने प्लान में कामयाब नहीं हो जाती। आने वाली सुबह सलोनी के लिए और गौरी की जिंदगी में नए मोड़ लाने वाली थी। अब इस सुबह से किसकी जिंदगी में क्या असर होता है ये तो वक्त ही बताएगा या फिर मैं। कुणाल और गौरी सुबह के नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और सलोनी दोनों को ही नाश्ता दे रही थी। तभी सलोनी ने कुणाल से कहा कि मैं और गौरी आज शॉपिंग पर जा रहे हैं। वो गौरी ऐसे अचानक से यहाँ आ गई है तो उसके पास कपड़े नहीं हैं, तो मैं और गौरी साथ में शॉपिंग के लिए चले जाएं। कुणाल कुछ कहता कि तभी गौरी ने कहा कि अरे दी, आप क्यों परेशान हो रही हो। जीजू है ना, वो मुझे शॉपिंग कराने ले जाएंगे। आखिर मैं उनकी साली हूँ, इतना हक तो मेरा उन पर भी है। और फिर गौरी ने अपने पैर से कुणाल के पैर को प्यार से सहलाया। कुणाल ने थोड़ी देर तक कुछ जवाब नहीं दिया, जिस पर सलोनी को गौरी का यूं कुणाल के साथ जाने के लिए कहना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था कि तभी सलोनी ने कहा कि गौरी, तुम्हारे जीजू के पास इतना वक्त नहीं है। और तभी बीच में कुणाल बोल पड़ा, अरे मेरे पास वक्त ही वक्त है अपनी साली साहिबा के लिए। चलो तुम जल्दी तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अभी ही शॉपिंग के लिए और फिर लंच के लिए भी होटल लेकर के जाऊंगा। ये सुन करके गौरी की तो खुशी का ठिकाना ना रहा और वो भाग करके अपने कमरे में रेडी होने चली गई। लेकिन सलोनी को कुणाल का ये जवाब कुछ अच्छा नहीं लगा और उसके चेहरे से जलन की भावना साफ साफ दिख रही थी, जिसे कुणाल देख करके बहुत खुश हो रहा था। सलोनी को अपनी बहन गौरी से कोई जलन नहीं थी, पर उसे ये अच्छा भी नहीं लग रहा था क्योंकि कुणाल ने आज तक सलोनी से
ढंग से बात भी नहीं की और गौरी को सीधा शॉपिंग पर लेकर के जा रहा था। सलोनी इसके लिए कुणाल से तो कुछ नहीं कह सकती थी, पर वो गौरी के पास गई तो कुणाल से कहे कि कुणाल मुझे भी अपने साथ ले चलो। पर गौरी ने बात बनाते हुए कहा कि दी, तुम्हारे जाने से बात बिगड़ सकती है, क्योंकि जीजू तुम्हें पसंद नहीं करते हैं और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो तुम्हारे और जीजू के रिश्ते को अच्छा करने के लिए ही कर रही हूँ, और अगर तुम साथ होगी तो मैं जीजू से खुल करके बात नहीं कर पाऊंगी, इसलिए तुम मत जाओ, यहीं घर पर रहो, मैं जा करके उनसे बात करती हूँ। सलोनी को भी ये जान करके थोड़ा सुकून मिला कि भले ही मेरी जगह गौरी जा रही है, पर वो मेरे लिए ही जा रही है। और फिर सलोनी ने भी अपना मूड ठीक कर लिया और खुशी खुशी दोनों के साथ जाता हुआ देखती रही। गौरी सीधा जा करके कुणाल के बगल में बैठ गई और कुणाल से बहुत फ्रैंक हो करके बातें करने लगी। बातों ही बातों में गौरी ने कुणाल को जीजू छोड़ करके कुणाल कहना शुरू कर दिया। गौरी कुणाल से नॉन स्टॉप बातें किए जा रही थी, पर कुणाल गौरी की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। थोड़ा आगे जा करके कुणाल ने एक मॉल के बाहर गाड़ी रोक दी और उसने गौरी को अपना बैग काट दिया और कहा कि जाओ, खुद चली जाओ और जो लेना है ले लो। कुणाल का ये बर्ताव देख करके गौरी हैरान रह गई कि ये कैसे कर रहा है, इसका तो मुझ पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर ये मेरी जैसी खूबसूरत लड़की को कैसे इग्नोर कर सकता है। गौरी ने स्माइल करते हुए कहा कि क्या तुम मेरे साथ नहीं जाओगे? अगर तुम भी आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये कहते कहते गौरी ने कुणाल का हाथ अपने जांघों पर रख दिया, लेकिन कुणाल ने अपना हाथ तुरंत ही हटा लिया उसकी जांघों से। ये देख करके गौरी को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उसने रोने का बहाना किया और आंखों में बहुत सारे आंसू भर करके कुणाल से कहा कि तुम भी मेरी माँ की तरह मेरा साथ छोड़ रहे हो। फिर कुणाल को गौरी का यूं रोना अच्छा नहीं लगा और उसने कहा कि ठीक है, मैं आता हूं तुम्हारे साथ। और तब जा करके गौरी को थोड़ा सुकून मिला, पर गौरी कुणाल के बर्ताव से समझ गई कि कुणाल इतना आसानी से उसके चंगुल में आने वाला नहीं, क्योंकि कुणाल उन लड़कों में से नहीं था जिसे अपनी खूबसूरती से रिझाया जा सके, बल्कि भावुक होकर के अपना गुलाम भी बनाया जा सकता है इसे। पर गौरी ने भी कसम खा रखी थी कि इसे तो पा करके ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। गौरी और कुणाल दोनों ही शॉपिंग के लिए साथ साथ मॉल चल दिए। गौरी का तो शॉपिंग करना एक बहाना था, उसे तो कुणाल के दिल के और करीब जाना था। साथ ही कुणाल के मन में पल रही सलोनी के लिए नफरत को और भी ज्यादा बढ़ाना था, पर वो कुणाल को समझ नहीं पा रही थी कि ये सलोनी से नफरत करता है। ये बात समझ में आती है कि वो है ही काला कोयला, पर मैं तो संगमरमर की तरह हूँ, रूपवान हूँ, फिर ये मुझे भी भाव क्यों नहीं देता? इसका कुछ तो करना पड़ेगा गौरी तुझे, वरना ये लड़का तेरे हाथ नहीं आने वाला। फिर गौरी ने कुणाल के पैसों से जी भर के शॉपिंग की, और कुणाल था तो देव आहूजा का भाई ही, वो इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था। तो जहां भी लोग कुणाल को देखते तो बहुत ही इज्जत और उसका स्वागत करते। फिर जब लोगों ने कुणाल को गौरी के साथ देखा तो लोगों ने समझा कि अभी ही कुणाल सर की पिछले कुछ दिनों में शादी हुई है, तो ये उनकी पत्नी होंगी। और फिर जितना कुणाल सुंदर उतनी ही गौरी भी सुंदर। तो लोगों ने कुणाल और गौरी की जोड़ी को खूब सराहा, जिसका असर अब कुणाल पर भी हो रहा था। धीरे धीरे गौरी कुणाल से चिपकने और जानबूझ करके उसके पास जाने की कोशिश करने लगी। शॉपिंग के टाइम गौरी को एक नाइटी पसंद आई जो बहुत ही ज्यादा सेक्सी ड्रेस थी, और वो कुणाल से कहने लगी कि मुझे ये ड्रेस चाहिए। कुणाल ने कहा कि तुमको लेना है तो ले लो, पर अभी नहीं, क्योंकि एक तो तुम मेरी पत्नी नहीं हो, ऊपर से ये ड्रेस नॉर्मल ड्रेस नहीं है, लोगों में फिजूल की बातें बन जाएगी। गौरी ने बहुत कटीले अंदाज से कुणाल की तरफ देखा और कहा कि तो बन जाने दो ना, आखिर इसमें बुराई ही क्या है। और फिर कुणाल ने भी ड्रेस खरीदने की इजाज़त दे दी। गौरी ने जितने भी कपड़े लिए उन सबको पहन पहन करके ट्राई किया और कुणाल को जा करके पूछती कि वो कैसी लग रही है। सुबह से शाम हो गई थी, पर गौरी की शॉपिंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दरअसल गौरी ये सब कुछ जानबूझ करके कर रही थी, जिससे वो कुणाल के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता सके और उसे अपने करीब ला सके। पर कुणाल के अंदर पता नहीं क्या चल रहा था, वो गौरी की बातें मान तो रहा था, पर गौरी में इंटरेस्ट नहीं था। उसे देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बस गौरी को उसके मन का करने दे रहा हो।
फिर गौरी ने कहा कि चलो कुणाल, मुझे बहुत भूख लगी है अब। कुणाल ने कहा, तुमने मुझे क्या अपने बाप का नौकर समझ रखा है? यहाँ चलो, वहाँ चलो। गौरी ये सुन करके रोने लगी और जा करके चुपचाप गाड़ी के बैक में बैठ गई। कुणाल को फिर एकदम से याद आया कि अभी कुछ दिनों पहले ही तो सलोनी के पिता की डेथ हुई है और मैंने इसे इसके मरे हुए बाप के लिए बोल दिया। अब कुणाल को भी अपने बोलने का बहुत पछतावा हो रहा था और वो भी जा करके गाड़ी में बैठ गया। वो चुपचाप गौरी को रोता हुआ देखता रहा और गौरी थी कि एक छोटी सी बच्ची की तरह रोए जा रही थी। हालांकि गौरी को कुणाल की किसी भी बात का बुरा नहीं लगा था। वो तो बस इतना देखना चाहती थी कि जो काम वो अपनी खूबसूरती से नहीं कर पा रही थी, वो आंसू बहाने से हो सकता था क्या। इसलिए उसने कुणाल के सामने रोने का नाटक किया, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि कुणाल उसकी खूबसूरती से नहीं बल्कि उसके आंसुओं से पिघलेगा। और कुणाल अब गौरी के आंसू देख करके पिघलने लगा था, या फिर यूं कहें कि गौरी की ये चाल काम कर रही थी। कुणाल ने गौरी की तरफ अपनी रुमाल देते हुए कहा कि आई एम सॉरी, मेरा इरादा तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं था। और कुणाल के इतना बोलते ही गौरी उसके सीने से लिपट करके रोने लगी। उसने कहा कि मैं अपने पापा को बहुत मिस करती हूँ और आज तुमने मेरे पापा की याद दिला दी मुझे। कुणाल को गौरी का यूं अचानक से उसके इतने करीब आ जाना बहुत ही अजीब लगा और उसने गौरी को खुद से दूर करने की कोशिश की, पर गौरी ने उसे और भी जोर से पकड़ लिया। फिर गौरी ने अपनी दूसरी चाल चली और उसने कहा कि मेरी क्या गलती है जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? क्या मेरी यह गलती है कि मैं भी तुम्हारी तरह सुंदर हूँ, तुम्हारी तरह मॉडर्न हूँ, तुम्हारे लायक हूँ, या फिर तुमसे प्यार करती हूँ? ये मेरी गलती है। पता है कुणाल, मैंने जब से तुम्हें देखा है मुझे कल रात से नींद ही नहीं आई। पूरी रात बस तुम्हारी याद में तड़पती रही। जब भी तुम्हारा ख्याल आता तो मेरे पूरी बॉडी में एक सिरहन सी दौड़ जाती और मेरा तन बदन मचलने लगता तुम्हारे करीब आने के लिए। मैं तुम्हारी मोहब्बत में पूरी तरह से पागल हो चुकी हूँ। अब मुझे तुम्हारे सिवा कोई और दिखता ही नहीं। पर तुम हो कि मुझे एक नज़र भी प्यार से नहीं देखते। देखो मुझे ऊपर से नीचे तक क्या कमी है मुझ में। अगर कोई कमी लग भी रही है तो एक रात आओ मेरे पास, हर कमी हर शिकायत दूर कर दूंगी मैं। कुणाल गौरी की बात सुन करके हैरान रह गया कि ये तो सलोनी की सगी छोटी बहन है और ये अपनी सगी बड़ी बहन के पति के ऊपर खुलेआम डोरे डाल रही है, और उससे भी बड़ी बात कि ये खुद शादीशुदा है। कुणाल ने गौरी को खुद से अलग किया और कहा कि तुम होश में तो हो और तुम क्या पागल हो गई हो? तुम्हें पता है ना कि मैं शादीशुदा हूँ। और मैं क्या, तुम खुद शादीशुदा हो, ये तो याद ही होगा तुम्हें। और मैं तुम्हारी सगी बड़ी बहन का पति हूँ और तुम्हारा जीजा हूँ, ये भी याद है ना या नहीं? तुम ये सब क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और माना कि मैं सलोनी से नफरत करता हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उसी की छोटी बहन के साथ ये सब। और अगर मेरे तुम्हें अपने साथ बाहर लाने में कोई गलतफहमी हो गई हो तो मैं तुम्हें अभी साफ साफ बता देता हूँ कि मैं तुम्हें अपने साथ इसलिए लाया हूँ क्योंकि तुमने जब मेरे साथ शॉपिंग आने के लिए कहा तो सलोनी को तुम्हारी ये बात पसंद नहीं आई और इसलिए वो नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग में जाऊं। पर मुझे सलोनी को जलाने में तड़पाने में बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि उसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। और सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरी भाभी और भैया दोनों की ही उसकी वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। इसलिए मैं उसे भी शांति से रहने नहीं दूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी नफरत में सही और गलत के बीच का फर्क भूल जाऊं और अपनी सीमाएं लांघ जाऊं। और फिर गौरी, तुम भी तो एक पत्नी हो, तुम्हारा भी पति है, तो क्या तुम्हारा ऐसा करना सही है? क्या तुम अपने पति से प्यार नहीं करती? मेरी शादी धोखे में हुई है, पर मैंने सुना है कि तुमने अपनी शादी खुद अपनी मर्जी से की है, तो फिर आज तुम्हें दूसरे मर्द को देख करके अपनी मर्यादा कैसे लांघ सकती हो? गौरी कुणाल की बातें सुन करके हैरान रह गई। उसने जो कुछ भी कुणाल के बारे में सोचा था उसका सब उल्टा ही निकला। जब कुणाल ने गौरी के चरित्र में ऐसे सवाल उठाए तो गौरी को भी अब शर्म आने लगी थी कि अरे ये तो मेरी ही चाल उल्टी पड़ने लगी मुझ पर। मैंने तो सोचा था कि सामने से खुल करके इनवाइट करूंगी एक रात के लिए, तो ये बाकी मर्द की तरह भागा भागा
मेरे पास चला आएगा, पर इसने तो मुझे ही सही गलत का ज्ञान दे दिया। अब अगर इसके सामने बात नहीं बनाई तो ये मेरे चंगुल में नहीं फंसेगा। फिर गौरी जोर जोर से रोने लगी और अपनी नई चाल को अंजाम देने में लग गई। उसने कहा कि बड़ा आसान है ना किसी को भी अपनी आसानी से जज कर देना। कुणाल ने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं गौरी कि तुम क्या कहना चाहती हो। मैंने तो बस तुम्हारे बारे में वही कहा था जो मैं तुम्हें कल से करता हुआ देखता आ रहा हूँ। गौरी ने कहा कि हाँ, तुमको ये तो दिख गया कुणाल कि मैं तुम्हें अपने करीब लाने की कोशिश कर रही हूँ, पर यह नहीं दिखा कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ। मैं बचपन से ही सलोनी दी के टुकड़ों पर पली हूँ। उन्होंने हमेशा ही बड़ी बहन होने का फायदा उठाया है और मुझे छोटी बहन होने की सजा मिली है। जब भी मैं कुछ पसंद करती तो मेरी सलोनी दी वो मुझसे छीन लेती। मुझे जो भी अच्छा लगता वो सब सलोनी दी या तो अपना बड़ा होने का हक जता करके मुझसे ले लेती या फिर उसे तोड़ देती। और जब भी कोई मेरे गोरे रंग की तारीफ करता तो सलोनी दी को मुझसे बहुत जलन होती और वो मुझे घर आने पर गरम गरम चिमटे से जला देती और मुझे बहुत मारती थी। और तो और उन्होंने माँ पापा की आंखों में अपनी अच्छाई की पट्टी बांध रखी थी कि जब भी मैं उनकी शिकायत या पापा से करती तो वो उल्टा मुझे ही समझाते कि सलोनी दी मुझसे बड़ी हैं और वो जो भी कहें मुझे चुपचाप मान लेना चाहिए। और ऐसे ही करते करते हम दोनों ही छोटे से बड़े हो गए, पर बड़े होने के बाद भी सलोनी दी को सुकून नहीं मिला। मैं उनसे रंग में भी बहुत गोरी थी और सुंदर भी दिखते थे, तो जब हम दोनों स्कूल जाते तो हर लड़का सिर्फ मेरी तरफ ही देखता और उनको सब काला कोयला कह करके बुलाते और उनका खूब मजाक उड़ाते। और एक बार तो उनका एक लड़के से प्यार भी हो गया। उस लड़के को सलोनी दी ने अपना बॉयफ्रेंड भी बना लिया। पर एक दिन उस लड़के ने मुझे देखा तो वो लड़का सलोनी दी को छोड़ करके मुझसे दोस्ती करना चाहता था। तो ये बात सलोनी दी को बर्दाश्त नहीं हुई और इन्होंने घर आकर के माँ पापा को मेरे खिलाफ भड़का दिया और फिर घर में मुझे बहुत मार पड़ी और फिर मेरा बाहर जाना भी बंद हो गया। फिर हम दोनों थोड़ा और बड़े हुए तो माँ पापा ने सलोनी दी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया, पर सलोनी दी के रंग की वजह से उन्हें कोई भी लड़का हाँ नहीं बोलता था। और जब भी वो लड़के मुझे या उनके परिवार वाले मुझे देखते तो वो सलोनी दी की जगह मुझे पसंद करते और मेरी शादी का हाथ मांगते, जिसकी वजह से सलोनी दी के मन में मेरे लिए और भी ज्यादा नफरत पैदा होने लगी। और फिर जिस शादी की तुम बात कर रहे हो, मेरी शादी मेरे मन से हुई है, ये भी एक झूठ है जिसे सलोनी दी ने ही तुम्हें बताया होगा। सच तो ये है कि सलोनी दी को पैसों का लालच था और वो लड़का जिससे मेरी शादी हुई है वो सलोनी दी का बॉयफ्रेंड था और बहुत पैसे वाला था। तो उन्होंने घर पर बहुत जिद की। फिर माँ पापा ने सलोनी की दी खुशी के लिए इस शादी के लिए हाँ कह दी। पर शादी के एक दिन पहले ही उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया और उस हादसे में उस लड़के के दोनों पैर चले गए और वो अपाहिज हो गया। सलोनी दी को जब ये पता चला तो सलोनी दी को अब इस रिश्ते से कोई लगाव नहीं था, क्योंकि वो एक अपाहिज से शादी नहीं करना चाहती थे। और जिस वक्त उन्हें दुल्हन बना करके मंडप में बैठना था उसके कुछ मिनट पहले ही उन्होंने अपनी नस काटने की कोशिश की। और जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब वो ये शादी नहीं करना चाहती हैं और अगर ये शादी नहीं हुई तो माँ पापा की बड़ी बदनामी हो जाएगी, जो हमारे माँ पापा ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और वो मर जाएंगे। इसलिए मैं अपनी जान ले लूंगी। मुझे उस वक्त कुछ भी नहीं समझ आ रहा था और मैं जैसे ही ये बात माँ को बताने जा रही थी तो सलोनी दी ने मेरे सामने एक कंडीशन रख दी कि अगर मैं उनकी जगह शादी कर लूं तो वो अपनी जान नहीं लेंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने उनको बहुत समझाया, उनके हाथ पैर भी पकड़े, भीख मांगी अपनी जिंदगी की,
पर सलोनी दी ने अपनी खुशियों के चलते मेरी खुशियों की बलि चढ़ा दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि जब मैंने घूंघट में शादी कर ली और यहाँ से विदा होकर के चली गई, तब सलोनी दी को लगा कि अब उनकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। तो मेरे जाने के बाद उन्होंने माँ पापा को एक झूठी कहानी सुना करके उल्टा मुझे ही फंसा दिया कि मैंने ये शादी अपनी मर्जी से की है और मैंने उन्हें ब्लैकमेल किया है कि अगर उन्होंने अपनी जगह मुझे दुल्हन नहीं बनाया तो मैं अपनी जान ले लूंगी। इसलिए बड़ी बहन होने के नाते उन्होंने अपनी खुशी से ज्यादा अपनी छोटी बहन की खुशी की परवाह की और फिर उन्होंने अपनी जगह मुझे दुल्हन बना दिया और इतना बड़ा बलिदान करके वो माँ पापा की नजरों में महान हो गई और मुझे माँ पापा की नफरत और ताने मिले। और उन्होंने धीरे धीरे मेरी माँ के मन में मेरे लिए इतना जहर भर दिया कि मेरी माँ ने मेरे पापा की मौत की खबर भी मुझे नहीं दी। और फिर कुछ दिनों में मेरे पति की तबीयत खराब होने लगी तो मैं उनके इलाज के लिए यहाँ वहाँ भटकती रही और मेरे पति के भैया भाभी ने धोखे से मेरे पति की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली और मेरे पति की मौत के बाद मुझे धक्के मार करके घर से निकाल दिया। और फिर जब मैं भूखी प्यासी कल अपनी माँ के घर पहुंची तो मेरी सलोनी दी ने वहाँ भी मेरी माँ को मेरे खिलाफ भड़का दिया, जिससे मेरी माँ ने मुझे घर की चौखट भी नहीं पार करने दी। और फिर सलोनी दी ने सोचा कि यही मौका है सबकी नज़रों में एक बार फिर से महान बनने का, तो उन्होंने मुझे अपने घर लाने का फैसला किया जिससे सब उनको महान सोचे, जबकि वो महान बनने का आड़ में एक मुफ्त की नौकरानी चाहती थी जो उनकी जगह हर काम करे और उनके इशारे में नाचे। गौरी अपनी चाल चलने के बाद बहुत ही जोर जोर से रोने लगी। कुणाल को तो गौरी की बात सुन करके यकीन ही नहीं हो रहा था कि सलोनी ऐसा भी कर सकती है, क्योंकि कुणाल सलोनी को भले ही नापसंद करता था पर सलोनी ने जो कुछ भी उसकी भाभी और उसके लिए किया था उसके बाद तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। पर उसने भी सोचा कि हो सकता है शायद गौरी भी सच ही बोल रही हो, आखिर एक बहन अपनी ही सगी बहन के बारे में ऐसे क्यों बोलेगी। और फिर कई बार ऐसा भी तो होता है कि लोग जैसी शक्ल से दिखते हैं हकीकत में वो वैसे होते भी नहीं हैं। और फिर सलोनी बहुत चालाक है, इस बात का प्रूफ तो उसने हमारी फर्स्ट नाइट को ही दे दिया था कि जब मैं उसका घूंघट उठाने ही वाला था तो शर्माने का नाटक कर रही थी और फिर सामने से ही उसने सारी लाइट्स ऑफ करने को कहा था। और ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने जानबूझ करके अपने घर की फैमिली फोटो मेरी भाभी को दी हो जिससे मुझे कंफ्यूजन हो जाए गौरी और सलोनी में, तभी तो उसने सारे फंक्शन मुंह छिपा के ही किए हैं। सलोनी की इस हरकत से तो अब मुझे भी गौरी की बात पर यकीन हो रहा है कि शायद वो सच कह रही है। कुणाल ने गौरी का हाथ पकड़ा और कहा कि मुझे माफ कर दो। पहले तो इस बात के लिए मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा पति अब इस दुनिया में नहीं है और मैंने फिर भी उसका जिक्र किया, और दूसरा इस बात के लिए कि मुझे ये भी नहीं पता थी कि सलोनी ने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया है। अरे वो तो बहन के नाम पर भी कलंक है, काले रंग की तरह उसका दिल, उसकी नीयत, उसका प्रेम सब कुछ काला ही है। मैं भी तुमसे कोई नफरत नहीं करता, बल्कि मैंने तो शादी के लिए तुम्हें ही देख करके किया था। मुझे नहीं पता था कि सलोनी इतनी बड़ी रंगबाज निकलेगी, अपने काले रंग के अंदर इतने रंग छिपा करके बैठी होगी। सच कहूँ तो गौरी, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मासूम सी दिखने वाली सलोनी ऐसा भी कर सकती है, वो भी अपनी छोटी बहन के साथ। गौरी ने कहा कि यही तो सलोनी दी के गुण हैं कि वो दिखती कुछ और है और करती कुछ और है, पर हकीकत तो यही है कि वो जैसी दिखती है वैसी है नहीं। कुणाल ने कहा कि मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि काश मैंने उस दिन सिंदूर भरने के लिए ही सही पर एक बार सलोनी का चेहरा देख लिया होता और इस शादी से इनकार कर देता। काश मेरी शादी तुमसे हुई होती तो आज मेरे साथ साथ तुम्हारी भी जिंदगी कितनी खूबसूरत और रंगीन होती। हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं और साथ भी रहना चाहते हैं, पर
और इतना कह करके जैसे ही कुणाल गौरी से अपना हाथ छुड़ाने लगा कि गौरी ने कुणाल का हाथ जोर से पकड़ लिया और कहा कि पर क्या कुणाल, क्या दिक्कत है? अब भी मेरा पति तो वैसे भी मर गया है और तुम्हारी भी तो सलोनी के साथ बन नहीं रही है, तो तुम भी उसे तलाक दे दो और मुझसे शादी कर लो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी एक दूसरे की बाहों में बिताएंगे। कुणाल ने कहा कि इतना आसान नहीं है गौरी मेरे लिए ये सब कुछ करना, क्योंकि मेरे अंदर मेरे बड़े भाई और भाभी के दिए हुए संस्कार हैं और मैं एक बार अपने माँ पापा का भी अपमान सह सकता हूँ, पर कोई मेरे भैया और भाभी के बारे में एक भी शब्द मेरी वजह से बोले तो मैं पहले उसकी जान ले लूंगा और फिर अपनी मैं सलोनी को तलाक नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे भैया भाभी ऐसा नहीं चाहते। गौरी ने कहा कि अगर सलोनी तुम्हें सामने से तलाक दे दे तो? कुणाल ने कहा कि गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे होते हुए सब कुछ हो सकता है। कुणाल ने पूछा वो कैसे? गौरी ने कहा कि तुम अब इसकी चिंता मत करो, वो सब मुझ पर छोड़ दो, अब तो तुम बस आम खाओ और गुठलियों की चिंता मुझ पर छोड़ दो। कुणाल ने कहा कि तुम क्या बोल रही हो गौरी, मेरे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। गौरी ने कहा कि कुछ नहीं, और फिर गौरी कुणाल के थोड़ा करीब जाने लगी और वो उसे किस करने ही वाली थी कि कुणाल ने अचानक से गौरी को रोक लिया और खुद से दूर किया और फिर उसने गौरी से कहा कि गौरी तुम बुरा मत ना मानना, पर जब तक मैं सलोनी को तलाक नहीं दे देता तब तक हम दोनों अगर अपनी लिमिट में रहें तो अच्छा होगा। गौरी को कुणाल की ये बात पसंद तो नहीं आई, पर गौरी को ना तो कुणाल से कोई मतलब था और ना ही वो उससे कोई प्यार करती थी। गौरी को तो बस कुणाल की प्रॉपर्टी से लगाव था, इसलिए उसने भी सोचा कि मुझे इसके पास और दूर रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी मुझे जो करना है इसके लिए मुझे इसके साथ कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। मैं हालत ही कुछ ऐसा पैदा करूंगी कि सलोनी के सामने की कुणाल का मेरे साथ कुछ ना कुछ करने पर भी सलोनी को यही लगेगा कि मेरे और कुणाल के बीच संबंध बन चुका है। फिर गौरी खुद में ही मुस्कुराने लगी और उसको मुस्कुराता हुआ देख करके कुणाल ने गौरी से पूछा कि क्या बात है गौरी, तुम क्या सोचने लगी? गौरी ने कहा कि कुछ नहीं, बस यही सोच रही हूँ कि तुम्हें देख करके लगता नहीं है कि तुम विदेश में पढ़ने के बाद भी इतने संस्कारी हो। कुणाल ने हंसते हुए कहा कि मैडम सिर्फ पढ़ाई विदेश में की है, पर अपना दिल आज भी हिंदुस्तानी है। फिर गौरी और कुणाल दोनों ही खाना खाने के लिए होटल की तरफ चल पड़े। इधर सलोनी कुणाल और गौरी का सुबह से इंतजार कर रही थी और अब तो दोनों को बाहर गए हुए रात भी होने लगी थी। सलोनी ने ऑफिस में फोन करके पता किया तो उसे वहां के स्टाफ ने बताया कि कुणाल आज सुबह से ही ऑफिस नहीं गया है। इसका मतलब तो साफ था कि कुणाल सुबह से ही गौरी के साथ था। सलोनी को अपनी बहन और अपने पति दोनों पर ही पूरा यकीन था, पर फिर भी न जाने क्यों सलोनी का मन बहुत घबरा रहा था। वो बार बार अंदर बाहर कर रही थी। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि कुणाल आखिर उसकी बहन के साथ ही तो बाहर गए हैं, पर फिर भी उसे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो गलत है, कुछ ऐसा जो कि नहीं होना चाहिए फिर भी हो रहा है। और तभी अचानक से सलोनी के कानों में कुणाल की गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी और वो भाग करके बाहर की तरफ गई। सलोनी ने जैसे ही कुणाल की गाड़ी का हॉर्न सुना तो वो भाग करके बाहर की तरफ गई, इस उम्मीद से कि शायद गौरी ने अपना वादा पूरा कर दिया हो और कुणाल के दिल में मेरे लिए जो गलतफहमी और नफरत है वो दूर कर दी हो। क्योंकि दोनों को बाहर गए पूरा दिन बीत गया है, तो अब तक तो गौरी ने अपनी छोटी बहन का फर्ज निभा दिया होगा। सलोनी तो अपनी बहन से बहुत उम्मीदें लगा करके बैठी थी, पर वो कहाँ जानती थी कि गौरी ने कुणाल के दिल में सलोनी के लिए पहले से ही ज्यादा गलतफहमी और नफरत भर दी है, जो शायद सलोनी के रिश्ते के लिए और भी ज्यादा मुसीबत खड़ी कर सकती है।
कुणाल और गौरी जैसे ही गाड़ी से उतर करके घर के अंदर जाने लगे, तभी सलोनी भी दरवाजे के पास आकर के खड़ी हो गई और कुणाल को प्यार भरी नजरों से देखने लगी कि शायद गौरी के समझाने से अब कुणाल उससे प्यार से बातें करेगा। पर कुणाल तो अब पहले से भी ज्यादा सलोनी से चिढ़ गया था, इसलिए उसने सलोनी से बात करना तो दूर उसकी तरफ देखता तक नहीं था। ये देख करके सलोनी को बहुत अजीब और दुख पहुंचा, पर गौरी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि उसकी चाल काम आई और अब कुणाल धीरे धीरे सलोनी को अपने घर से भी धक्के मार के निकाल देगा और इस घर की बहू मैं और ये सब कुछ मेरा हो जाएगा। गौरी अपने मन में ऐसा सोच ही रही थी कि तभी सलोनी गौरी से बात करने की कोशिश की, पर गौरी ने सलोनी को अनदेखा कर दिया और वहां से चली गई और जाते जाते वो सेक्सी ड्रेस भी रास्ते में गिरा दी जानबूझ करके, जो गौरी ने अपने लिए कुणाल से जिद करके खरीदवाई थी। सलोनी ने जब देखा कि गौरी के कपड़ों से एक कपड़ा गिर गया तो वो उसे देने के लिए उस कपड़े को उठाने गई, तो उसने देखा कि वो एक नॉर्मल ड्रेस नहीं बल्कि एक सेक्सी ड्रेस थी। सलोनी ने मन में सोचा कि गौरी के पास ऐसी ड्रेस क्या करेगी, कहीं ऐसा तो नहीं कुणाल ने मेरे लिए ये ड्रेस खरीदी हो और मुझे सरप्राइज देने के चक्कर में गौरी के पास रख दिया हो। मैं अभी जा करके गौरी से पूछती हूँ इस ड्रेस के बारे में। तभी सलोनी गौरी के कमरे में गई और उससे पूछ लिया, कैसी रही तुम्हारी शॉपिंग। गौरी ने हंसते हुए कहा कि अरे दीदी क्या बताऊं, कुणाल बहुत अच्छे हैं, मैंने जिस चीज पर हाथ रखा उन्होंने मुझे वो खरीद करके दिया बिना उसकी कीमत देखे, साथ में दी। आज शॉपिंग करके बहुत मजा आया। सलोनी ने कहा कि क्या कुणाल ने मेरे लिए भी कुछ खरीदा है या बस तुम्हारे लिए शॉपिंग में व्यस्त थे। गौरी सलोनी के इस सवाल से समझ गई थी कि सलोनी ने वो ड्रेस देख ली है, इसलिए वो मुझसे ऐसे सवाल कर रही है, मतलब तीर निशाने पर लग चुका है, अब मेरी बारी है। तभी गौरी ने कहा कि क्या बताऊं दी, मैंने कुणाल से कई बार आपके बारे में बात करने की कोशिश की, उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, पर उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो आपके बारे में कोई बात नहीं करना चाहते, बात तो दूर सुनना भी नहीं चाहते थे। मैंने आपके बचपन से लेकर के बड़े तक की तकलीफ के बारे में बताया कि आपको अपने रंग की वजह से कितना कुछ सहना पड़ा, पर कुणाल थे कि मेरे ओंठों पर अपना हाथ रख दिए और अपनी कसम दे दी कि अब मैं सलोनी के बारे में एक शब्द भी ना बोलूं, इसलिए मैंने फिर आपका जिक्र नहीं छेड़ा। सलोनी ये सुन करके अंदर से जितनी दुखी चेहरे से उतनी ही ज्यादा गुस्से में थी और ये गौरी बहुत अच्छे से देख पा रही थी कि गौरी की बातों से सलोनी पर असर हो रहा है। सलोनी ने गुस्से से बोला कि मैंने तुमसे ये पूछा ही नहीं कि तुमने क्या बात की कुणाल से, मैंने तो सिर्फ इतना ही पूछा था कि क्या कुणाल ने मेरे लिए कुछ खरीदा या नहीं। तब गौरी ने कहा कि नहीं दी, कुणाल ने तो सिर्फ मेरे लिए ही शॉपिंग की है और आपको पता है एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस भी उन्होंने अपनी पसंद से मेरे लिए ली है और कहा है कि मैं उस ड्रेस में बहुत ही सुंदर लगूंगी और वो मैं उन्हें पहन करके जरूर दिखाऊं। रुकिए मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और फिर गौरी जानबूझ करके कपड़ों को इधर उधर करने लगी और कहने लगी कि यहीं तो रखी थी, कहाँ चली गई। तभी सलोनी ने उस ड्रेस को आगे करते हुए कहा कि कहीं वो ये तो ड्रेस नहीं है, और गौरी ने उस ड्रेस को देखते हुए कहा कि अरे हाँ दी, यही तो है वो ड्रेस जिसमें कुणाल मुझे देखना चाहते हैं। और इतना कह करके गौरी मुस्कुराने लगी। सलोनी को ये सुन करके बहुत अजीब लगा और बहुत दुख भी हुआ कि कुणाल ने ऐसी ड्रेस उसके लिए नहीं बल्कि उसकी सगी छोटी बहन के लिए खरीदी है। पर सलोनी ने गौरी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि जब अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरों को क्या दोष देना। इसलिए सलोनी गौरी के कमरे से उठ करके चुपचाप जाने लगी। पर तभी सलोनी ने पलट करके गौरी से कहा कि एक बात बताना गौरी, कि ये शॉपिंग में जाने से पहले तक तो तुम्हारे कुणाल जीजू थे और शॉपिंग से आने के बाद वो सिर्फ कुणाल हो गए। जीजू क्या माल में ही छोड़ आई हो तुम।
सलोनी के इस सवाल से गौरी को बहुत गुस्सा आया और उसने नाटक करते हुए कहा कि अरे ओ दी, मुझे कुणाल जीजू ने ही कुणाल कहने को कहा है, इसलिए मैंने बस उन्हें कुणाल कह दिया। सलोनी ने कहा कि वो तुमसे बड़े हैं गौरी, उम्र में भी और औंधे में भी, इसलिए अपनी तमीज का ध्यान रखना। तो और फिर सलोनी वहां से चली गई। पर जो जलन और गुस्सा गौरी अपनी चाल से सलोनी के मुंह पर देखना चाहती थी, वो सलोनी के चेहरे पर तो नहीं, लेकिन गौरी का चेहरा गुस्सा और जलन से लाल हो चुका था। सलोनी ने कुणाल से खाने के बारे में पूछा तो कुणाल को गौरी की बात याद आ गई कि सलोनी ने बचपन से ही गौरी को कितना परेशान किया और रुलाया है। इसलिए अब कुणाल ने भी सलोनी को जलाने के लिए कहा कि मैंने और गौरी ने बाहर ही डिनर कर लिया है और मुझे अब भूख नहीं है। सलोनी वैसे भी गौरी की बातों से बहुत दुखी थे, ऊपर से कुणाल के इस बर्ताव से वो और भी ज्यादा दुखी हो गई और उसने भी नौकर को कह करके खाना फ्रिज में रखवा दिया और खुद भूखी सो गई। अगली सुबह सलोनी जल्दी ही उठ गई और अपने रूम की खिड़की के पास खड़ी होकर के बाहर के नज़ारे को देखने लगी और तभी अचानक से उसकी नज़र बाहर खेल रही दो बच्चियों पर पड़ी, जिसमें एक बड़ी बहन थी और दूसरी उससे छोटी। बड़ी बहन छोटी बहन को दौड़ने से रोक रही थी, पर छोटी बहन बड़ी बहन की बात नहीं सुन रही थी और वो अचानक ही दौड़ते हुए गिर गई। तभी उसकी बड़ी बहन भाग करके उसके पास आई और उसे प्यार से गले लगा लिया और छोटी बहन भी बड़ी बहन से रो रो करके अपना दर्द बताने लगी। ये देख करके अचानक ही सलोनी के चेहरे पर हंसी और आंसू दोनों ही आ गए और उसे एकदम से गौरी और अपना बचपन याद आ गया कि सलोनी जब गौरी को किसी बात के लिए मना करती थी तो गौरी फिर भी वही काम करती थी और जब उसे चोट लग जाती थी तो वो भी रोते हुए सलोनी के पास आती थी। और फिर सलोनी को एहसास हुआ कि शायद उसने कल रात फालतू ही गौरी पर गुस्सा कर दिया, क्योंकि कुणाल और मेरे रिश्ते में जो भी दिक्कत है वो गौरी की वजह से नहीं बल्कि मेरे सांवले रंग की वजह से है। और गौरी का रंग गोरा है, उसमें उसका क्या कसूर है, और मेरा रंग सांवला है, इसमें मेरा भी क्या कसूर है। ये तो किस्मत की बात है, वो अपनी किस्मत में गोरा रंग और मैं अपनी किस्मत में सांवला रंग ले करके पैदा हुई हूँ, इसलिए जिसके नसीब में जो है वो तो उसे ही काटना पड़ेगा। इसके लिए किसी को क्या दोषी ठहराना। इसलिए मुझे भी गौरी की बातों से दुखी या नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो है तो अभी भी मुझसे छोटी, तो मेरा ही फर्ज है कि मैं उसे सही और गलत के बारे में सिखाऊं। वैसे भी गौरी को इस घर में मैं खुद लेकर के आई हूँ, वो खुद से तो इस घर में आई नहीं है, इसलिए वो मेरी जिम्मेदारी है और मुझे उसके बारे में कुछ भी करने से पहले बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसने भी बहुत छोटी सी उम्र में बहुत कुछ सहा है, इसलिए उसका ध्यान मुझे ही रखना है। इसलिए आज मैं उसकी पसंद का खाना बनाऊंगी खुद अपने हाथों से और वो खा करके बहुत खुश हो जाएगी। सलोनी गौरी को आज भी वही 5 साल की गौरी समझ रही थी, जो अकल में बिल्कुल भी समझदार नहीं थी और बस अपने बचपने में ही जी रही थी। पर गौरी खुद को अब सलोनी की जगह पर देख रही थी, जहां से वो सलोनी से सब कुछ छीन लेना चाहती थी, उसका घर, उसका पैसा और उसका पति भी। सलोनी ने जल्दी ही खाना भी तैयार कर दिया और गौरी के कमरे में चाय ले करके उसे देने के लिए गई, पर सलोनी को गौरी वहां नहीं दिखी तो सलोनी बहुत ही परेशान हो गई कि 11 बजे से पहले ना उठने वाली ये गौरी आज 9 बजे ही उठ करके कहाँ चली गई। सलोनी ने गौरी को उसके पूरे कमरे में ढूंढा तो वो नहीं मिली। फिर सलोनी गौरी के कमरे से बाहर निकल करके घर में इधर उधर देखने लगी और तभी उसे सफाई करते हुए एक नौकर मिला। तो सलोनी ने उससे पूछा कि गौरी मैडम को कहीं देखा है क्या। तब उसने बताया कि हाँ, गौरी मैडम तो कुणाल सर के साथ बाहर गार्डन में चाय पी रही हैं। ये सुन करके सलोनी को बहुत ही अजीब लगा कि गौरी इतनी सुबह उठ भी गई और कुणाल के साथ चाय भी पी रही है। फिर सलोनी चाय लेकर के गार्डन की तरफ गई, जहां पर उसने देखा कि कुणाल और गौरी खूब हंस हंस करके एक दूसरे से बातें कर रहे हैं
और गौरी कुणाल के लिए खुद चाय बना रही है। ये देख करके सलोनी को बहुत अजीब लगा। वो चाह करके भी उस भावना को आने से नहीं रोक पा रही थी जो उसे कल रात गौरी की बातों से आ रही थी। सलोनी ने फिर भी जा करके गौरी को चाय के लिए पूछा। गौरी ने भी कुणाल के सामने नाटक करते हुए कहा कि अरे दी, आप क्यों परेशान हुई, मुझे कहा होता मैं ही बना देती आपके लिए। सलोनी ने हंसते हुए कहा कि मैडम, ये चाय मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए है। और देर तक सोने वाली हमारी गौरी मैडम आज अचानक कैसे वक्त से पहले उठ गई। कुणाल सलोनी की बात सुन करके बहुत हैरानी से गौरी की तरफ देखने लगा। गौरी को लगा कि कहीं सलोनी गौरी की हकीकत कुणाल के सामने ना ला दे, इसलिए उसने जल्दी ही सलोनी से कहा कि अरे ये सब छोड़िए ना दी, आपको पता है जीजू ने मुझे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर की है। ये सुन करके सलोनी को सच में खुशी हुई कि कुणाल उसके मायके वालों के बारे में इतना सोचता है, और साथ ही गौरी के लिए भी उसे खुशी हो रही थी कि अब गौरी भी धीरे धीरे सेटल हो जाएगी और फिर शायद यहाँ से चली भी जाए और हम दोनों बहनों में बिना किसी मनमुटाव के रिश्ता भी बना रहे। सलोनी ने हंसते हुए कहा कि ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है गौरी, कि तुम्हें अपनी जिंदगी जीने का दोबारा मौका मिल रहा है, वरना यहाँ तो एक जिंदगी ही काटना मुश्किल हो जाता है। सलोनी के चेहरे पर अचानक ही उदासी आ गई और ये उदासी देख करके कुणाल को बहुत अजीब लगा। उसे ऐसा लगा कि एक पल को कि कहीं उसने गौरी को नौकरी दे करके कोई गलती तो नहीं कर दी। लेकिन गौरी ने कुणाल के दिल और दिमाग में सलोनी के लिए इतना जहर घोल दिया था कि कुणाल सलोनी से बात ही नहीं करना चाहता था। वो बस गौरी से ही बात करता था और गौरी इस बात को जम करके फायदा उठा रही थी। कुणाल की ऑफिस में जॉब करने का भी षड्यंत्र गौरी ने ही रचा था, कुणाल और सलोनी के बीच शक पैदा करने के लिए। पर सलोनी को ये सुन करके ना कोई जलन हुई और ना ही कुणाल पर कोई शक हुआ, बल्कि वो तो कुणाल की इस हरकत से और भी ज्यादा कुणाल की इज्जत करने लगी कि कुणाल सलोनी से रिश्ता खराब होने के बाद भी उसकी बहन के बारे में इतना सोच रहा है। और कुणाल को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि गौरी उसके यहाँ जॉब करे या ना करे। गौरी ने देखा कि सलोनी की उदासी को देख करके कुणाल का दिल थोड़ा पसीज रहा है। तभी गौरी ने कहा कि दी, ओ आप क्या आज मेरा पसंदीदा नाश्ता बना देंगी? प्लीज ना मत बोलना। तभी सलोनी ने कहा कि अच्छा ठीक है बाबा, अभी बनाती हूँ, जाओ जल्दी तुम भी रेडी हो जाओ, आज तुम्हारा पहला दिन है ऑफिस का, देर से जाना अच्छी बात नहीं है। फिर सलोनी मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। सलोनी के जाते ही कुणाल ने गौरी से पूछा कि सलोनी के चेहरे में एक अजीब सी खामोशी और दर्द झलकता है। गौरी को अब कुणाल की बातों को सुन करके बहुत गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी उसने झूठा नाटक करते हुए कहा कि सलोनी दी की यही तो अदा है जिसके आगे मैं हमेशा हार गई और वो जीत गई। वो सबके सामने यही दिखाती हैं कि उन्हें दूसरों की खुशी से खुशी होती है, पर सच तो ये कुणाल की वो मन ही मन मुझे और इस घर से निकाल देना चाहती होंगी। और फिर गौरी झूठे आंसू बहाने लगी। तभी कुणाल ने गौरी को कहा कि तुम परेशान मत हो गौरी, जब तक मैं हूं तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। और फिर कुणाल के फोन में किसी का कॉल आया और वो उठ करके वहां से चला गया और गौरी मन ही मन अपनी जीत का जश्न मनाने लगी। थोड़ी देर में सलोनी ने गौरी का मनपसंद नाश्ता बना करके डाइनिंग टेबल पर रख दिया और उसका नाश्ता के लिए इंतजार करने लगी। कुणाल डाइनिंग टेबल पर बैठ करके अपना नाश्ता खा रहा था। तभी गौरी ने जानबूझ करके देर होने का नाटक किया और भागते हुए आई और कहने लगी कि दी, मुझे देर हो गई, मैं नाश्ता नहीं कर सकती। तभी सलोनी ने कहा कि गौरी ये क्या बात हुई, मैं कब से तुम्हारा नाश्ते के लिए इंतजार कर रही हूँ कि हम दोनों साथ बैठ करके नाश्ता करेंगे, और तुम हो कि बिना नाश्ता के ही ऑफिस जा रही हो। कुणाल सलोनी और गौरी की बात चुपचाप बैठ करके सुन रहा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि गौरी क्या कह रही है, कि सलोनी क्या कर रही है। उसने अपना नाश्ता पूरा किया और ऑफिस के लिए जाने लगा। तभी गौरी ने देखा कि कुणाल उसकी चाल में नहीं फंस रहा है। गौरी को लगा कि वो देर होने का नाटक करेगी तो कुणाल अपने साथ ऑफिस तक उसे लिफ्ट दे देगा, पर कुणाल ने कुछ भी नहीं कहा। तभी गौरी ने मजबूर हो करके कहा कि जीजू, अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं नाश्ता कर लूंगी, क्योंकि आप भी तो वहीं ऑफिस तक ही जा रहे होंगे।
तभी कुणाल ने पहले सलोनी की तरफ देखा जो नजर झुका करके खड़ी थी। तभी कुणाल ने कहा कि ठीक है, पर आज बस, क्योंकि मैं पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग रखता हूँ। मैं बिजनेस में रिश्तेदारी पसंद नहीं करता, इसलिए कल से तुम अपने वक्त पर चली जाना। भी तुम नाश्ता कर लो, मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आना। और फिर कुणाल बाहर की तरफ चला गया। कुणाल की इस हरकत से सलोनी के चेहरे में एक बार फिर खुशी आ गई कि कुणाल ने अपनी नापसंद के बावजूद भी मेरी बहन को लिफ्ट दी। और ये खुशी देख करके गौरी को बहुत जलन हो रही थी। गौरी जो भी चाल चल रही थी कुणाल और सलोनी को एक दूसरे से अलग करने की, वो सब उल्टा ही पड़ रही थी। सलोनी की जगह हर बार गौरी को आंसू बहाने पड़ रहे थे और ये गौरी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने मन में सोचा कि कुणाल इतनी आसानी से उसके चक्कर में नहीं फंसने वाला, और अगर ये ऐसे ही मुझसे दूर दूर रहा तो सलोनी कभी भी इसे तलाक नहीं देगी और मैं कभी भी इस घर की बहू नहीं बन पाऊंगी, और इतना सारा पैसा मेरे हाथों से निकल जाएगा, और ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। अब मुझे कुछ बड़ा, बहुत बड़ा सोचना होगा इन दोनों को अलग करने के लिए। और फिर गौरी ने जल्द ही अपना नाश्ता खत्म किया और ऑफिस के लिए निकल गई। बाहर गाड़ी में बैठा कुणाल गौरी का इंतजार कर रहा था कि तभी गौरी मुस्कुरा करके आई और कुणाल के बगल में बैठ गई। कुणाल को गौरी का ये बर्ताव थोड़ा अलग लगा। तभी उसने गौरी से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ अचानक से। अभी गौरी ने कहा कि तुम मेरे साथ ये क्या खेल खेल रहे हो। अकेले में तो कहते हो कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, पर हर बार सलोनी के सामने मुझे नीचा दिखा देते हो। क्यों करते हो ऐसा? क्या तुम्हारे दिल में मैं नहीं सलोनी है? कुणाल ने कहा कि रिलैक्स गौरी, क्या हुआ ऐसा, और तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मैंने किया क्या है? तभी गौरी ने नाश्ते वाली बात को दोहराया। तब कुणाल ने कहा कि तुम क्या चाहती हो कि मैं सलोनी के सामने तुम्हें अपनी बाहों में भर लूं, या उसी के सामने तुम्हारे ओंठों को चूम लूं? गौरी, सलोनी अभी भी मेरी पत्नी है और वो मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं उससे प्यार नहीं करता, पर वो मुझसे बहुत करती है। गौरी कुणाल की बात सुन करके हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और उसने कहा कि ये तुमसे किसने कहा? तभी कुणाल ने कहा कि प्यार किसी से कहने की चीज नहीं होती है, वो तो बस महसूस की जाती है। और मैंने सलोनी की आंखों में अपने लिए सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि बहुत प्यार देखा है। और मैं उसे प्यार करूं या ना करूं, या तुमसे करूं या ना करूं, पर सलोनी आज भी मेरी पत्नी है और मेरे घर की बहू है। और जब तक वो मेरी पत्नी है मैं उसका दिल नहीं दुखा सकता, क्योंकि ये मेरे भैया भाभी के दिए हुए संस्कार नहीं है। मेरी सलोनी को लेकर के जो भी नाराजगी है वो उसके रंग को लेकर के है, उसके मन को लेकर के नहीं। और जब तक सलोनी मेरी पत्नी है तब तक मैं किसी भी लड़की की तरफ उस नज़र से देखूंगा भी नहीं, और मैं सलोनी को कभी भी सामने से तलाक दूंगा भी नहीं, क्योंकि वो मेरी भाभी और भैया की पसंद है। तो अगर मेरा और सलोनी का तलाक हुआ भी सलोनी की तरफ से होगा, कभी भी मेरी तरफ से नहीं। इसलिए गौरी, तुम ये ख्याली पुलाव पकाना बंद कर दो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ या नहीं, इससे भी ज्यादा जरूरी है कि सलोनी मेरी पत्नी है, और ये भी सच है। और तभी कुणाल ने अपनी गाड़ी रोक दी और कहा कि ऑफिस आ गया है, तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। गौरी को कुणाल की बातों को सुन करके बहुत गुस्सा आ रहा था कि प्यार न करके भी कुणाल बस सलोनी की ही माला जप रहा है। पर अब गौरी ने भी ठान लिया था कि इस सलोनी को अपनी जिंदगी से दूर करना ही है। धीरे धीरे गौरी कुणाल के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने लगी और वो कुणाल के मन में सलोनी के लिए नफरत पैदा करती रही। इधर सलोनी के सामने गौरी ऐसे नाटक करती कि कुणाल उसकी खूबसूरती का दीवाना हो चुका है। कुछ दिनों तक गौरी का ये नाटक चलता रहा, पर जब उसने देखा कि सलोनी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तब गौरी ने अपनी नई चाल के बारे में सोचा। एक दिन अचानक ही सलोनी की मां रेणुका और बुआ जी सलोनी से मिलने उसके घर आ गई।
सलोनी को भी पता नहीं था कि उसकी माँ और बुआ उससे मिलने घर आ रही हैं, इसलिए सलोनी अपने काम में व्यस्त थी और गौरी बाहर हाल में बैठ करके अपना फोन चला रही थी। तभी रेणुका बुआ जी घर के अंदर घुसते ही सलोनी सलोनी करके आवाज लगाने लगी और तभी गौरी की नजर अपनी माँ पर पड़ी और उसे देख करके गौरी ने तुरंत ही कहा कि सर्वेंट कहाँ हो, इस औरत को अभी का अभी निकालो मेरे घर से। सर्वेंट कहाँ मर गए सब के सब। ये देख करके रेणुका जी और बुआ जी परेशान हो गई और तभी बुआ जी ने गौरी को डांटते हुए कहा कि गौरी ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का। तभी गौरी ने बुआ जी को भी पलट करके जवाब दिया, अच्छा तो आपके मुंह में भी जुबान है, और उस दिन ये जुबान कहाँ गई थी जब ये औरत अपनी बेटी को अपने ही पिता के घर से धक्के मार करके निकाल रही थी, और आप अभी तक यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हैं, निकल जाइए मेरे घर से। गौरी बार बार सलोनी के घर को अपना घर कह रही थी और ये सुन करके रेणुका और बुआ जी बहुत हैरानी से एक दूसरे को देख रही थी कि गौरी ऐसा क्यों बोल रही है। गौरी के आवाज देने से एक सर्वेंट वहां पर आया और गौरी के सामने आकर के खड़ा हो गया। तब गौरी ने उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहा कि कहाँ थे तुम अभी तक, कब से आवाज लगा रही थी, सुनाई नहीं देता है तुम लोगों को। आने दो कुणाल को, सबकी एक एक करके खबर लेती हूँ, और तुम इन दोनों को अभी का अभी मेरे घर से बाहर निकालो। मैं इन दोनों की शकल एक सेकंड भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। गौरी के बोलने के बाद भी नौकर ने कोई एक्शन नहीं लिया। जब गौरी ने ये चीज देखा तो गौरी बहुत गुस्से में आ गई और नौकर को थप्पड़ मार करके कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बोलने के बाद भी तुमने इन दोनों की अभी तक घर से ना निकालने की। तब नौकर ने कहा कि मैडम इस घर में पहले देव आहूजा का आर्डर और उनके बाद सलोनी मैडम का आर्डर चलता है, और जब तक ये दोनों हमें कोई आर्डर नहीं देते हैं तब तक हम किसी का भी आर्डर नहीं मानते। यहाँ तक कि सलोनी मैडम के आने के बाद देव आहूजा सर ने कुणाल सर को भी आर्डर सलोनी मैडम की परमिशन के बाद मानने को कहा है, इसलिए हम आपका आर्डर नहीं मान सकते। हमें माफ करिएगा मैडम, पर आपको पहले सलोनी मैडम से इजाजत लेनी होगी, उसके बाद ही हम इसे घर से बाहर कर सकते हैं। सलोनी का नाम सुन करके गौरी का गुस्सा अब सातवें आसमान पर पहुंच चुका था और वो जैसे ही नौकर को दूसरा थप्पड़ मारने वाली थी कि सलोनी ने बीच में आ करके ही गौरी का हाथ पकड़ लिया और दूर झटकार दिया और गौरी पर गुस्सा करते हुए बोली कि ये क्या तरीका है गौरी किसी से बात करने का। माना कि वो घर के सर्वेंट हैं पर उनकी भी इज्जत है और तुम ऐसे सबके सामने इनकी इंसल्ट नहीं कर सकती। और तुम मुझे बताओ कि ऐसा क्या कहा गौरी मैडम ने जिसके लिए तुमने इनकी बात नहीं मानी। तब नौकर ने कहा कि गौरी मैडम इन दोनों औरतों को घर से बाहर निकालने के लिए बोल रही थी। सलोनी अब गौरी के ऊपर और भी ज्यादा नाराज हो गई। पहले तो उसने गौरी से कहा कि तुम सर्वेंट से माफी मांगो अपने इस बर्ताव के लिए। गौरी ने पहले बहुत नाटक किया, पर जब सलोनी ने बहुत ही कड़क आवाज में कहा तो गौरी ने बिना मन के ही पर सर्वेंट से माफी मांग ली। फिर सलोनी ने सर्वेंट को वहां से जाने को कहा और फिर गौरी से कहने लगी कि गौरी ये सब क्या है, तुम अपनी माँ और बुआ जी को घर से कैसे निकलने को कह सकती हो, और फिर तुम इतनी बड़ी हो उसके बाद भी घर की बातें ऐसे नौकरों के सामने कह रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब गौरी जैसे ही सलोनी के जवाब देने वाली थी वैसे ही उसने कुणाल को बाहर से अंदर आते देख लिया था और कुणाल के सामने नाटक करते हुए उसने कहा कि सलोनी दी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप प्लीज मुझे इस घर से मत निकालिएगा, आप जो कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ, कहिए तो मैं उस सर्वेंट से थप्पड़ खा लेती हूँ। ये सब देख करके कुणाल ने सलोनी से गुस्से से कहा कि सलोनी ये सब क्या है, तुम अपनी छोटी बहन से कैसे बर्ताव कर रही हो, वो भी सबके सामने। चलो गौरी तुम्हें किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में जाओ। और फिर गौरी वहां से अपने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए अपने कमरे में चली गई। और कुणाल को भी आज सलोनी का ये बर्ताव देख करके गौरी की बात पर विश्वास हो रहा था। रेणुका और सलोनी की बुआ जी कुणाल का ये बर्ताव सलोनी के साथ देख करके हैरान रह गई कि आखिर क्यों कुणाल ने सलोनी की जगह गौरी का साथ दिया। गौरी को डांट करके चुप कराने की जगह क्यों कुणाल ने सलोनी को चुप कराया। रेणुका और बुआ जी गौरी के इरादे को जानती तो
नहीं थी, पर उन्हें गौरी के इस बर्ताव को देख करके गौरी पर शक हो रहा था। और रेणुका तो गौरी की माँ ही थी, इसलिए रेणुका तो देख पा रही थी गौरी को लेकर के, जो सलोनी बहन हो करके नहीं देख पा रही थी। पर रेणुका दो बहनों के रिश्ते खराब ना हो, इसलिए उन्होंने फिलहाल चुप रहना ही सही समझा। सलोनी ने माहौल ठीक करने के लिए अपनी माँ और बुआ जी से कहा कि आप लोग आराम से बैठिए, ये तो है ही गौरी नादान सी, और कुणाल भी इसकी छोटी बच्ची की तरह संभालते रहते हैं। तभी बुआ जी ने सलोनी से कहा कि बच्ची गोद में खेलते खेलते कब बड़ी हो जाए इसका कुछ पता नहीं चलता सलोनी, और ये गौरी तो अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही बड़ी है, इसलिए कुणाल को सिर्फ उसका जीजा ही रहने दे, कोई और रिश्ता बनाने की या जोड़ने की कोशिश भी मत कर गौरी के साथ। बुआ की बात सुन करके सलोनी थोड़ा उदास हो गई। फिर सलोनी की माँ ने सलोनी के हाथ में बहुत ही प्यार से अपना हाथ रखा और कहा कि अपने मायके वालों को अपने ससुराल में ज्यादा दिन रखना ठीक नहीं है सलोनी। मेरा गुस्सा अब शांत हो गया है गौरी के लिए, तो अब तू उससे बात कर और उसे मेरे साथ भेज दे। कुछ मुसीबतें आने से पहले अपना इशारा कर देती हैं। अब हमें उन इशारों को जल्दी समझ करके उचित फैसला लेना चाहिए, जिससे हमें बाद में पछताना ना पड़े। सलोनी समझ रही थी कि उसकी माँ इशारों इशारों में उससे गौरी को लेकर के क्या कहना चाहती हैं, पर सलोनी भी मजबूर थी कि गौरी को वो खुद अपने घर ले करके आई थी। अब ऐसे उसे वापस भेज देना सलोनी को बड़ा अजीब लग रहा था। सलोनी ने अपनी माँ को मुस्कुराते हुए कहा कि माँ, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं, पर मुझे अपने से ज्यादा गौरी पर और गौरी से भी ज्यादा अपने पति पर पूरा भरोसा है। तब बुआ जी ने सलोनी की बात को बीच में काटते हुए कहा कि ज्यादा मर्द जात पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये कब भरोसा का भांग कर दें किसी को कुछ नहीं पता। तभी सलोनी ने अपनी बुआ को भी कहा कि हाँ, आप ठीक कह रही हैं कि चाहे वो मर्द हो या औरत, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना गलत है। पर वो तब गलत है जब आप किसी से प्यार करते हैं और तब आप सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ देखना चाहते हैं, तो आप उस पर यकीन भी कर लेते हैं। पर जब आप किसी इंसान की इंसानियत को और नियत को परखते हैं, तब आप इंसान की न सिर्फ अच्छाई बल्कि उसकी आदतों को भी बहुत अच्छे से पहचान जाते हैं। और मैं कुणाल को अच्छे से जानती हूँ कि एक बार वो अपनी पत्नी का भरोसा तोड़ सकते हैं, पर अपने भैया भाभी का कभी नहीं। रेणुका जी ने फिर बुआ जी को आगे कुछ भी बोलने के लिए आंखों से इशारा करके मना कर दिया और कहा कि ठीक है सलोनी बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे, पर फिर भी कोई दिक्कत हो तो अपनी माँ और बुआ दोनों को ही बेझिझक याद करना। चल अब हम चलते हैं, यही पास में ही अचार की डिलीवरी करनी थी, इसलिए सोचा तुझे भी देखते हुए चलें, इसलिए बिना बताए आ गए। सलोनी ने कहा कि अरे नहीं माँ, ये आपका ही घर है, आप जब चाहे तब आ सकती हैं। फिर रेणुका और बुआ जी वहां से जाने लगी। तभी सलोनी ने अपनी माँ से गले लगते हुए कहा कि माँ, गौरी की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, आप प्लीज उसकी बातों का बुरा मत मानना। तभी रेणुका जी ने धीरे से सलोनी के कान में कहा कि गौरी अब बच्ची नहीं रही सलोनी, और अब तू भी सिर्फ बहन नहीं है, तू किसी की पत्नी भी है, इसलिए अब ये तेरा फर्ज और कर्तव्य भी है कि तू ना सिर्फ गौरी की गलती पहचानने बल्कि उसे गलती करने पर सजा भी दे, वरना गौरी की जिंदगी तो बर्बाद होगी ही, कहीं उसकी गलती का भुगतान तुझे भी ना करना पड़े। इतना कह करके रेणुका और बुआ जी वहां से चली गई। इधर कुणाल ने जैसे सलोनी का पक्ष ना लेकर के गौरी का साइड लिया था, ये देख करके गौरी खुशी से फूली नहीं समा रही थी, पर वो अपनी माँ और बुआ को भी बहुत अच्छे से जानती थी कि अब उसकी माँ उसके साथ नहीं बल्कि सलोनी के साथ हैं, और पक्का ही उन्होंने सलोनी के कान भरे होंगे मुझे इस घर से बाहर निकालने के लिए। इसलिए सलोनी कोई कदम उठाए उसके पहले ही मुझे अपनी अगली चाल चलनी होगी। कुणाल अपने रूम में बैठ करके कुछ काम कर रहा था कि तभी गौरी रोने का नाटक करते हुए पहुंची और बोली कि मुझे माफ कर दो कुणाल, मेरी वजह से तुम्हारी और सलोनी के बीच झगड़ा हो गया। कुणाल ने कहा, कौन सा झगड़ा? गौरी ने कहा कि अभी कुछ देर पहले तुमने जैसे मेरे लिए स्टैंड
और सलोनी को डांटा। उसके बाद पक्का ही सलोनी को बहुत बुरा लगा होगा कि तुमने उसका नहीं बल्कि मेरा साइड लिया, और वो अब मुझसे बहुत नाराज भी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे मेरी माँ के साथ घर ना भेज दे। और तभी गौरी कुणाल के बहुत करीब जा करके खड़ी हो गई और उसने कुणाल का हाथ अचानक से ही पकड़ लिया और कहा कि कुणाल, मैं तुझे छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहती। कुणाल को गौरी का यूं बार बार पास आना बहुत अजीब लगता था, इसलिए उसने गौरी से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा कि गौरी, वो झगड़ा नहीं था, क्योंकि सलोनी ने मुझे पलट करके कोई जवाब थोड़े ही दिया है। और बात रही नाराज होने की, तो सलोनी बहुत समझदार है, वो अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं करेगी, वरना वो तुम्हें अपने घर लाती ही क्यों। तो तुम परेशान मत हो और जाओ, जा करके अपनी माँ और बुआ जी के पास बैठो। कितने दिनों बाद तुम्हें ऐसा मौका मिला है कि अपनी माँ की ममता और प्यार पाने का। जाओ, जल्दी जाओ। फिर कुणाल अपना काम करने लगा। गौरी का दिमाग अब कुणाल के ऊपर से खराब हो रहा था कि ये आदमी भी कितना अजीब है। वैसे तो सलोनी से नफरत ही करता है, उसके बारे में बात करना भी पसंद नहीं करता, पर पीठ पीछे बस सलोनी की ही माला जपता रहता है। और एक वो है सलोनी जिसे अपने पति पर एक पैसे का भी शक नहीं होता है। क्या करूं मैं, मियाँ बीबी एक दूसरे से नफरत करके भी एक दूसरे की परवाह ही करते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये कुणाल मुझे खुद इस घर से धक्के मार करके निकाल देगा और मैं यहाँ से भी हाथ धो बैठूंगी। नहीं, मैं ऐसा अपने साथ दोबारा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा कि सलोनी खुद ये घर छोड़ करके चली जाए, या ये कुणाल उसे धक्के मार करके निकाल दे। गौरी ने देखा कि कुणाल को उसकी किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, पर वो ये जानती थी कि कुणाल किसी को दुखी नहीं देख सकता, इसलिए वो वहीं पर खड़े खड़े आंसू बहाने लगी। ये देख करके कुणाल भी परेशान हो गया कि अचानक से गौरी को क्या हुआ। उसने तुरंत ही अपना काम बीच में छोड़ दिया और गौरी से कहा कि क्या हुआ गौरी, तुम अचानक से रोने क्यों लगी। गौरी ने कहा, कुछ नहीं कुणाल, तुमने बस मुझे मेरी औकात बता दी। कुणाल ने कहा कि कब और कैसे। तब गौरी ने कहा कि इस घर को और मैंने तुम्हें अपने पूरे दिल से अपना लिया है, और मैं इस घर पर और तुम पर अपना अधिकार समझने लगी थी, पर तुमने तो एक पल में मुझे पराया बना दिया, न सिर्फ अपनी जिंदगी से बल्कि इस घर से भी। अब क्या फर्क पड़ता है कि सलोनी मुझे इस घर से बाहर निकाले या खुद ही ये घर छोड़ करके चले जाऊं। कुणाल ने कहा कि मुझे माफ कर दो गौरी, अगर मेरी किसी भी बात का तुम्हें बुरा लगा हो तो, पर मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था। गौरी ने गुस्से से कहा कि तो फिर ऐसा क्यों कहा तुमने कि सलोनी ने मुझे अपने घर लाया है, ये सलोनी का घर है, मेरा नहीं है क्या। तब कुणाल गौरी की बात को हंसते हुए जवाब दिया कि अच्छा, तो इस बात का बुरा लग गया मैडम को। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी ये गलतफहमी भी दूर कर देता हूँ कि ये घर मेरे बड़े भाई देव आहूजा का है, और वो इस घर के और मेरी कंपनी के मालिक भी हैं, तो ये कानूनी तौर पर घर उनका हुआ। अब बची सलोनी, तो सलोनी इस घर की बहू है, इसलिए ये घर कानूनी तौर पर भी उसका हुआ, और जब आप मेरी पत्नी बन जाएंगी कानूनी तरीके से, तो ये घर आपका भी हो जाएगा। इसलिए ये घर है तो अभी देव आहूजा और सलोनी का। गौरी ने कुणाल से कहा कि तो फिर तुम्हारा क्या है इस घर में। कुणाल ने कहा कि कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। गौरी ये सुन करके वहां से कुणाल को बिना कुछ बोले ही चली गई और अपने कमरे में जाते जाते सोचने लगी कि कहीं मैं गलत आदमी के चक्कर में तो नहीं फंस गई। इसे तो अपने ही घर में अपना ही हिस्सा नहीं चाहिए, बिल्कुल सलोनी की तरह है ये भी, हर बात में संतोष है दोनों को। कभी कभी लोग सच ही कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर से ही बन करके आती हैं। अरे इससे अच्छा तो इस कुणाल की जगह देव आहूजा ही फंसा लेती, पर वो तो मुमकिन नहीं है। उसकी पत्नी अभी तक जिंदा है और मैंने सुना है कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, तभी तो सारा घर और बिजनेस छोड़ करके वहाँ
वहाँ विदेश में उसका इलाज करवा रहा है। और फिर गौरी अपने रूम में पहुंच करके अपनी अगली चाल की प्लानिंग करने लगी। थोड़े दिन बीत गए। सलोनी अपने घर के काम से खुश थी और कुणाल अपने बड़े भाई का कारोबार संभालने में लगा था। पर गौरी अभी भी बहुत परेशान थी क्योंकि वो सलोनी को कुणाल से अलग नहीं कर पा रही थी। फिर एक दिन गौरी को ऑफिस में किसी से पता चला कि 2 दिन बाद कुणाल का जन्मदिन है। ये सुन करके गौरी को मौका मिल गया कुणाल और सलोनी को अलग करने का। वो ऑफिस से जैसे ही घर पहुंचा उसने ये बात सलोनी को बताई। ये सुन करके सलोनी भी बहुत खुश हुई, पर अगले ही पल दुखी भी हो गई कि कुणाल तो उससे बात ही नहीं करता। फिर उनके बर्थडे की क्या ही खुशी। सलोनी ने बहुत ही उदास मन से कहा कि मुझे तो ये भी पता नहीं है कि मैं अगर उनको उनके जन्मदिन की बधाई भी दूं तो मुझे वो कोई जवाब देंगे भी या नहीं। गौरी ने कहा कि दुखी क्यों होती हो, मैं हूं ना, आखिर मैं किस दिन काम आऊंगी। अच्छा, जैसा जैसा मैं कहती हूँ तुम बस वैसा वैसा करते जाना और कोई भी सवाल या बहाना मत करना, वरना तुम कुणाल जीजू के दिल तक कभी भी नहीं पहुँच पाओगी और यही मौका है कि तुम उनके दिल में हमेशा हमेशा के लिए उतर जाओगी। सलोनी ने कहा कि क्या कहा? गौरी ने बात संभालते हुए कहा कि मेरा मतलब है कि तुम कुणाल जीजू के दिल में हमेशा हमेशा के लिए बस जाओगी। ये सुन करके सलोनी मुस्कुराने लगी। गौरी भी अपने मन में सोचने लगी कि हंस लो जितना हंसना है तुम्हें, क्योंकि उसके बाद सिर्फ तुम्हें रोना ही है। 2 दिन तैयारी में बीत गए और कुणाल का जन्मदिन भी आ गया। गौरी ने अब अपने हिसाब से प्लानिंग कर ली थी और उसने बिना बुलाए कुणाल के घर पर भी उसके बर्थडे पार्टी की तैयारी कर दी थी। बस अब गौरी को सलोनी पर थोड़ा काम करना बाकी था। गौरी सलोनी के पास गई और उससे कहने लगी कि दी, आज आप क्या पहनने वाली हो पार्टी में? सलोनी ने कहा कि कोई भी साड़ी पहन लूंगी और वैसे भी जन्मदिन तो कुणाल का है, मेरा नहीं। मैं कुछ भी पहनूं क्या फर्क पड़ता है? गौरी ने कहा कि फर्क पड़ता है दी, और वैसे भी आज कुणाल जीजू का जन्मदिन है और मैंने आप दोनों के लिए इसी घर पर सरप्राइज पार्टी रखी है। सलोनी ने पूछा कि घर पर? गौरी ने कहा हाँ। सलोनी ने पूछा किसी को इनवाइट भी किया है क्या तुमने? गौरी ने अपनी चाल चलते हुए कहा कि नहीं दी, मैंने किसी को भी नहीं बुलाया है, बस आप और जीजू एक साथ एक दूसरे के साथ वक्त बिताने वाले हो और इसलिए मैंने आपके लिए कुछ लाया है। सलोनी ने कहा कि क्या? और फिर गौरी ने वही सेक्सी ड्रेस निकाल करके सलोनी को दे दी। सलोनी वो ड्रेस देख करके हैरान रह गई और उसने कहा कि ये ड्रेस तो कुणाल ने तुम्हारे लिए ली थी ना, और तुम्हें पता है ना गौरी कि मैं ऐसे कपड़े कभी बचपन में नहीं पहनी तो बड़े हो करके वो कुणाल के सामने कभी भी नहीं। गौरी ने कहा कि हाँ, ये ड्रेस कुणाल जीजू ने खरीद करके दी थी, पर मेरे लिए। पर दी, आप भी समझो ना कि कुणाल जीजू विदेश में पढ़ करके आए हैं तो वो कितने मॉडर्न ख्यालों के होंगे और वो आपसे भी तो यही उम्मीद करते होंगे कि आप भी उनके लिए ऐसे कपड़े पहने जिससे वो अपने दोस्तों के बीच अच्छा महसूस करें। और आप हैं कि हमेशा खुद को साड़ी में लपेटे रहती हो। अरे जब तक आप जीजू को अपने इनर ब्यूटी नहीं दिखाओगी तब तक वो आपके पास कैसे आएंगे, और वो जब तक आपके पास नहीं आएंगे तब तक आपसे प्यार कैसे करेंगे। इसलिए आज शाम की पार्टी में आपको यही पहनना है और ये फाइनल है। सलोनी ने गौरी से कहा भी कि कुणाल ऐसे नहीं है गौरी कि वो अपनी संस्कृति को विदेश जा करके भूलें। पर गौरी ने सलोनी का इतना माइंड वॉश किया कि सलोनी को भी गौरी की बात सही लगने लगी। फिर गौरी ने कहा कि चलो ठीक है, आपकी बात मैं मान जाती हूँ कि कुणाल सबके सामने आपको ऐसे नहीं देखना चाहते होंगे, पर अकेले में तो वो आपसे ही हर ख्वाहिश पूरी करना चाहेंगे। और फिर इस सरप्राइज पार्टी में सिर्फ आप और जीजू ही रहेंगे, तब तो आप उनकी खुशी के लिए पहन सकती हैं। और इसलिए तो मैंने आपके लिए इस घर पर पार्टी रखी है, क्योंकि मैं अपनी सलोनी दी को जानती हूँ कि वो ऐसे कपड़े पहन करके बाहर तो क्या अपने रूम के भी बाहर नहीं जाएंगी।
अब दी मान भी जाओ ना। गौरी ने सलोनी के सामने कोई रास्ता ही ना छोड़ा था, इसलिए फिर सलोनी ने भी सोचा कि सिर्फ मुझे कुणाल जी के सामने ही तो ये ड्रेस पहनना है, और फिर अगर अच्छा ना लगा तो तुरंत रूम में आकर के चेंज कर दूंगी। इसलिए सलोनी भी गौरी की बात मान गई। सब तैयारी हो चुकी थी और गौरी ने भी कुणाल को आज घर जल्द आने के लिए कह दिया था। सारे मेहमान भी घर पर आ चुके थे। थोड़ी ही देर में कुणाल भी घर पहुंचने वाला था, और जैसे ही वो घर पहुंचा तो उसने अचानक ही इतने सारे लोगों को देखा और वो हैरान रह गया। सबने कुणाल को उसके जन्मदिन की बधाई दी। जब कुणाल ने सबसे पूछा कि आप सबको यहाँ किसने इस पार्टी के लिए इनवाइट किया है, तो सबने गौरी का नाम लिया। ये सुनकर के कुणाल को बहुत अच्छा लगा कि उसके जन्मदिन पर गौरी ने इतना सब कुछ किया। वो इधर उधर गौरी को ढूंढने लगा, जो सबका स्वागत करने में लगी हुई थी। अचानक ही कुणाल की नजर गौरी पर ठहरी तो वो उसे देख करके हैरान रह गया। गौरी ने येलो रंग की बहुत ही खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी और वो बहुत ही संस्कारी दिखने की कोशिश कर रही थी। कुणाल को गौरी से इसकी उम्मीद नहीं थी। वो गौरी के पास आया और कहा कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसे कपड़ों में? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? गौरी ने कहा कि क्यों, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? अरे मुझे तो हमेशा से सूट और साड़ी पसंद थी, पर सलोनी दी ने हमेशा ही मुझे डांट करके मार करके वेस्टर्न कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया, और आज जब मेहमान आना शुरू हो गए घर पर, तब भी मैं सलोनी दी के पास गई कि वो जा करके उनका स्वागत करें, तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि वो उनसे ये सब नहीं होगा, और ये पार्टी तुमने रखी है तो तुम ही जा करके सबका स्वागत करो और मुझे आराम करने दो। इसलिए फिर मैं ही साड़ी पहन करके सबका स्वागत करने आ गई, क्योंकि ये तुम्हारे घर की इज्जत की बात थी, वरना कल को लोग इस घर पर और देव आहूजा पर ही उंगली उठाते। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल देखेंगे। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।